चलो, और जो जिन पे सर पे गमछा है गले में वो सर पे बांध लो, जिससे तुम्हारे सर पे धूप ना लगे। तुम्हारा वैसे भी माथा गर्म है सब लोगों का, ठीक है। जाओ पीछे हो जाओ, पहले इसको ऐसा माहौल बनाओ कि हम अपनी बात रखें। क्यों खड़े हो? तुम खड़े हो, तुम्हें देख के तो सामने वाले खड़े हैं। तुम अगर अनुशासन में बैठ जाओगे तो मंच को देख के अनुशासन आता है। जब वो देख रहे हैं कि वो खड़े हैं तो हम भी खड़े रहेंगे। हटो वहां से, तुमसे कह रहे हैं। तुम्हें पता है ना, अपनी बात के पाबंद जो कहते हैं वही करते हैं। तुम हटोगे तभी बात होगी। जब तक तुम लोग नहीं हटोगे तब तक कोई बात नहीं होगी। और उनके बहनों के पास से हट जाओ, उनको तंग मत करो। अपनी प्रदेश कमेटी जो आयोजक कमेटी उसकी लिस्ट दे दो हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वा पलामू की ये ऐतिहासिक धरती और यहाँ उपस्थित इस मंच पर जो सम्मानित लोग हमारे भीम आर्मी के हैं, सभी पदाधिकारी, कुछ ऐसे भी हैं जैसे वासुदेव बोस जी जैसे, जिनको मेरी वजह से बोलने का मौका नहीं मिला समय कम होने के कारण। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जिला कमेटी का, प्रदेश कमेटी का, हमारे साथ पूर्व एमपी जो साथी बैठे हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे ज्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का, क्योंकि यहाँ तो कूलर चल रहा है, आपके पास कूलर भी नहीं है। और आप झुके तो पिछले 3 घंटे से 2.5 घंटे से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। मुझे एक टॉपिक दिया गया जिसपे आप मुझे सुनना चाहते हैं, मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। उससे पहले मेरे दिल में एक तकलीफ है, वो भी मैं आपसे रखूंगा। अपनी बात को शुरू करते हुए मैं समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं भारत की धरती पे, महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, फिर गुलाम भारत में जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, प्यारेलाल यादव, पेरियर रामास्वामी नायकर, और वो महानायिकाएं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देके हमें अपने पैरों पे खड़ा किया। माँ सावित्रीबाई फूले, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ झलकारी बाई कोरी, माँ फातिमा शेख, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। और गर्मी बहुत है, मगर मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो आपको कोई बात समझाऊं। सबसे पहले मैं अपनी जो मुझे दुख हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पिछले काफी समय से, 1 महीने से ज्यादा हो गया, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। महिला पहलवान धरने पे बैठी हुई है क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है और पूरे देश के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। आरोप जिन पे है वो सरकार के एक सांसद हैं गोंडा से, ब्रजभूषण शरण सिंह। पूरी सरकार लगी हुई है उनको बचाने के लिए। मैं लंबे समय से वहां आंदोलन में था क्योंकि हमारे सम्मानित लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से ये रैली की व्यवस्था की। लंबे 2 महीने पहले लगभग प्रोग्राम की डेट तय हुई थी, तब प्रोटेस्ट भी नहीं चल रहा था। आज मुझे यहाँ आना था, लेकिन जब मैं यहाँ आया मेरी गैर मौजूदगी में सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि आज पुलिस ने सरकार के इशारे पे उन बच्चों को खूब पीटा। जो महिला प्रोटेस्टर वहां बैठी थी, महिला पहलवान वहां बैठी थी, वो पहलवान जिन्होंने देश में, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उनको पीटा। वो जो टेंट था उसको उखाड़ दिया, उनको सबको उठा के डिटेन कर दिया।
भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को जो दिल्ली में रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरे मन में ये पीड़ा हो रही थी कि भाई मैंने उन बहनों से वादा किया था, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ और सरकार ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। अगर मैं वहां होता तो सरकार चाहे कितना जोर लगा लेती, लेकिन उन बहनों को पीटने की हिम्मत नहीं कर पाती। सरकार जानती है इस बात। लेकिन मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मुझे यहाँ आना था, आपने मेहनत की थी, आप जुटे थे, आपके सम्मान का ख्याल रखना था। वहीं उन बहनों को दिया हुआ वचन भी मेरे याद है। मुझे आज इतनी तकलीफ हो रही है कि आप देख रहे होंगे मंच पे, मैं तब से फोन ही चेक कर रहा हूँ कि जितना अन्याय आज दिल्ली में हुआ, जो किसान आ रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया, जो महिला किसान आ रही थी उनको अरेस्ट कर लिया, कहीं पत्थर लगा दिए, कहीं कांटे लगा दिए, कहीं लाठीचार्ज कर दिया। मेरा मन सच में नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ एक मिनट भी रुकूं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आप अगर मेरे पास साधन होते यहाँ से वहां पहुंचने के तत्कालिक, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के चला जाता, क्योंकि मैं आपके बीच तो बाद में भी आ जाऊंगा। लेकिन जहाँ बहन बेटी के सम्मान की बात हो और वहां चंद्रशेखर आजाद ना हो, तो इस बात को शायद मेरा जमीर, मेरा मन स्वीकार ना कर पाए। तो ये दर्द मुझे था, मुझे आपसे बताना भी था कि मैंने अभी एक ट्वीट करके आपके साथ बैठे वादा भी किया कि जहां से टेंट उखाड़ा वहीं चलेगा आंदोलन, और सरकार गलतफहमी में न रहे। मुकाबला याद रखे, किसान कमेरों से है, दिमाग ठीक कर देंगे पूरी सरकार का, अगर सरकार का दिमाग खराब है तो मैं जल्दी वहां लौटूंगा उनके बीच, और फिर से वो आंदोलन वहीं चलेगा और वो आंदोलन हम लोग जीतेंगे। अब मैं एक टॉपिक पे भी मुझे बात करनी है। पहले मैं अपने सम्मानित नेताओं से भी कुछ कहना चाहता हूँ। जितनी जोर जोर से आप लोग मंच पे भाषण देते हैं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के आंदोलन से हम लोग बोलना तो बहुत सीख गए। अगर इतनी जिम्मेदारी से आप गांव देहात में जाके अपनी बात रखने लग जाओ तो शायद ये समस्याएं कम हो जाए, जिन समस्याओं के लिए आप यहाँ तो मैं बैठा बैठा 2.5 घंटे से मैं ही परेशान हो गया कि अब तो मौका मिल जाए मैं अपनी बात रख दूं, अब तो मौका मिल जाए मैं अपनी बात रख दूं। मैंने रोक रोक के रुकवाया इनको कि रोक दो रोक दो रोक दो। मैं अभी लोग परेशान हो रहे हैं, इनको घर भी जाना है, धूप हो रही है, इनकी परेशानी समझो। आप काम बहुत करते हो, मेरा आपसे अनुरोध है, जो हमारे प्रदेश कमेटी के लोग हैं, इसी बात को लेके आप गांव देहात में जाओ। गांव देहात में एक बड़ा समाज रहता है, जिस दिन वो तैयार हो जाएगा आपकी आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये सब लोग आप कितनी भी अच्छी बात करो, वो आपकी बात को इग्नोर करके सुनेंगे मेरी बात को, क्योंकि आज तो मुझे सुनने के लिए आए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि भाई कम बोलो और ज्यादा एनर्जी, क्योंकि आप अगर यहाँ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो तो ज्यादा एनर्जी जाके गांव में लगाओ, कस्बों में लगाओ, छोटी छोटी मीटिंग करो, लोगों को तैयार करो, लोगों को समझाओ कि आज हालात क्या हैं। ठीक है, टॉपिक बहुत अच्छा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे आपसे ये कहना है, मैं बैठा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। वो जिक्र कर रहे थे 1930 के करीब का। देखो, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ? तुम नौजवान लोग सुन लो, तुम्हारे कंधों पे इस समाज की भी, इस प्रदेश की भी और इस देश की, तीनों की जिम्मेदारी है। समझ आई? किस किस की जिम्मेदारी है? समाज की, जहां पैदा हुए, अपने प्रदेश की और देश की, सबकी जिम्मेदारी है। ये नीला पटका पहनने से काम नहीं चलेगा। जो आज बता रहा हूं, अगर इस पे काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना सब जीरो हो जाएगा। याद रखना मेरी बात। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत मीठी मीठी बातें नहीं सुना सकता, जो कड़वी सच्चाई वही बता सकता हूं। नीम कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद होता है, इसलिए मेरी बात पे गौर करना। देखो, गर्मी तुम्हें लग रही है, मैं समझता हूं, लेकिन ये समझो हम किसान कमेरों के औलाद हैं, हमारे तो बड़ों ने इस गर्मी को सहा है। ये गर्मी आज आपका ध्यान ना इधर उधर करे, आपका पूरा ध्यान मेरी बात पे होना चाहिए। तब जाके मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना और इनका ये पैसे खर्च करना और आपका यहाँ आना, अपने खून पसीने कमाई लगाना, तभी सफल हो पाएगा। ठीक है, कोई बहुत अच्छी बात लगे खूब कोई ताली मत बजाना, कोई बहुत बुरी बात लगे कोई अफसोस मत करना, बस सुनना। क्योंकि जैसे आप ताली बजाओगे आपका जो ध्यान है वो हट जाएगा। और हम पिछले 70 सालों से इस देश में तालियां ही बजा रहे हैं, समझ रहे हो?
अगर वास्तविकता में जमीनी काम करते तो आज हमारी भी हैसियत होती, इस प्रदेश में भी और देश में भी। हैसियत क्या है इसमें भी बात करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी माताओं बहनों को, उनको कुछ नहीं कहना पड़ता कहाँ बैठना है कहाँ खड़े होना है, वो हमेशा अपना प्यार आशीर्वाद वहीं बैठ के देती रहती है, उनको कोई अनुशासन नहीं सिखाते। बहुत बहुत धन्यवाद। इन माओ बहनों का आशीर्वाद सब हम सब लोगों पे बना रहे। अब गौर करो, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भी हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत वही थी जो 14 अगस्त 1947 को थी, आजाद होने के बाद। क्योंकि आजाद होने के साथ पावर ट्रांसफर हुई, अंग्रेजों से पावर ट्रांसफर होके जो यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग थे उनके पास आ गई, और बिना चुनाव के नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन आपको पता है कि असली आजादी कब मिली? असली आजादी तब मिली जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान इस देश में लागू हुआ। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि अगर आपको यही एहसास नहीं कि आपकी आजादी का दिन कब से शुरू हुआ और आपको आजादी को जिंदा रखना है, तो आपकी फिर आप में और गुलाम में कोई फर्क नहीं है, चाहे देश आजाद हो या देश गुलाम हो। 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को जिसकी जेब में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को भी उसकी जेब में 100 रुपए थे, और जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, हमारे पूर्वजों के 15 अगस्त को भी उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, ना 16 अगस्त को थी ना 17 अगस्त को थी। भारतीय संविधान ने इस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी लाके दी, और संविधान के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शंका जाहिर की। वो शंका ये थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। और अगर संविधान को चलाने वाले हाथ अच्छे हुए, उनकी नीयत अच्छी हुई, उनकी नीति अच्छी हुई, तो संविधान सबके लिए अच्छा साबित होगा। और उन्होंने ये भी कहा संविधान सभा के लोगों से कि 1 वोट 1 वैल्यू, इससे राजनीति में बराबरी तो आ जाएगी, 1 वोट और उसका 1 मूल्य से राजनीति में बराबरी तो आ जाएगी। लेकिन जब तक देश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होती, तब तक इस देश में समानता की बात करना महज एक मजाक होगा, एक मखौल, एक मजाक होगा, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ना आजादी के कोई मतलब होंगे, ना ही इसका फायदा आम जनता को मिलेगा। अब देश आजाद हुआ, संविधान में अवसर मिले और राजनीतिक शक्ति बननी शुरू हुई। लेकिन 5 साल के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को यह एहसास हो गया कि राजनीतिक आरक्षण इस समाज के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि राजनीतिक आरक्षण जो SC/ST के लोगों को मिला, उससे वो लोग जा रहे हैं जिनको दूसरों लोग भेज रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में भेजे या लोकसभा में। और ये जो लोग दूसरों के सहारे से जा रहे हैं, ये अपने समाज की हक आवाज को भी नहीं उठा पा रहे, तो राजनीतिक शक्ति जो इनको मिलनी थी वो भी खराब होगी। इस बात को उन्होंने जाहिर किया कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहली फेज में 10 साल के लिए लागू हुआ था। लेकिन वो लोग जो इस बात को समझते हैं कि वोट कितनी ताकतवर है, उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन को जिंदा रखा। और आज भी आप देखो, ईमानदार, पढ़ा लिखा, काम करने वाला, मेहनती SC/ST का व्यक्ति विधानसभा लोकसभा में ना जाके, आपका वास्तविक प्रतिनिधि ना जाके, वो जाता है जिसको दूसरे लोग, जो दूसरों के वो दूसरा कुर्सी में बैठता है, वो कुर्सी के नीचे बैठता है उनकी, वो जाता है विधानसभा लोकसभाओं में। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन का विरोध किया। और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार मैंने आपको गुलामी से मुक्ति के लिए दिया है, बिकने के लिए नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर समझाते समझाते चले गए। फिर उनके जाने के लगभग 10 साल बाद 66 के करीब मान्यवर काशीराम साहब, जो क्लास 1 के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। देखो, गौर करो,
बाबा साहब पैदा हुए मध्य प्रदेश में, काम किया महाराष्ट्र में, और मान्यवर काशीराम साहब पैदा हुए पंजाब में और काम किया महाराष्ट्र से शुरू किया और खत्म किया उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर ताकत बनाए उत्तर प्रदेश में। फिर मान्यवर काशीराम साहब ने जो बात मैं आपको बता रहा था वहीं वापस लेके आता हूं। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति भी कामयाब नहीं होती। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि गैर राजनीतिक जड़ें क्या होती है, नौजवान सुन लें। गैर राजनीतिक जड़ें होती है समाज की सामाजिक हैसियत और उसकी आर्थिक हैसियत। और सामाजिक हैसियत इस देश में हमारी ये है कि आज भी घोड़ी पे बैठने पे, मूछे रखने पे, अच्छा पानी पीने पे, अच्छे कपड़े पहनने पे, जूते पहन के निकलने पे, अधिकारी कर्मचारी बनने के बाद भी हमें जातिगत शोषण और अपमान सहना पड़ता है। और एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं को हर साल 50,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार जुर्म जाती होती। ये हमारी सामाजिक हैसियत इस देश में है। और आर्थिक हैसियत ये है कि अमीर का कुत्ता भी घी खाता है, अमीर का कुत्ता भी जो है डबल बेड पे सोता है, अमीर का कुत्ता भी जो है एसी में गाड़ी से घूमता है, और हमारे लोगों के सर पे आज भी छत नहीं है। ना खाने को अच्छा खाना है, ना पीने को अच्छा पानी है, ना पहनने को अच्छे कपड़े हैं, ना इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल है, ना पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल है। ये हमारी आर्थिक हैसियत है। और देश का एक सर्वे कहता है कि 54% एससी एसटी के लोगों पे एक गज जमीन नहीं है। ये है हमारी आर्थिक स्थिति। जब मान्यवर काशीराम साहब ढूंढने निकले गैर राजनीतिक जड़े, तो वो तो कमजोर पड़ गए और कमरे में आके बैठ के सोचने लगे, अरे भाई जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़े है ही नहीं वो कामयाब कैसे होगा। फिर उन्हें समझ आया कि मुझे इस गांव-गांव जाके समाज को तैयार करना पड़ेगा। बैठा जी जब बात कर रहे थे उन्होंने वो कह रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर हमें सिखा के गए बैठा जी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है, पॉलिटिक्स द मास्टर की, जो आपकी सारी परेशानियों का हल परेशानियों का हल निकाल सकती है। इसलिए बंदूक और तलवार से हम लोग इस देश में नहीं जीत सकते। हमें अपने समाज को तैयार करके और भाईचारा पैदा करके उन जातियों में जिनकी हालत हमारे जैसी है, जो बहुजन समाज जिनको कहते हैं, जिनके साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे शोषण होता है, उनको इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी। उस बात को काशीराम साहब समझ के अपनी नौकरी छोड़ के गांव-गांव गए, साइकिल पैदल से, और जाके लोगों को समझाने का काम किया। और एक ऐसा सवेरा भारत के इतिहास में आया कि जिनके सर पे छत नहीं थी वो एमपी एमएलए बने और उन्होंने अपने लोगों के हितों के लिए काम किया। लेकिन जैसे आदमी की जवानी की एक उम्र होती है, बचपने की एक उम्र होती है, बुढ़ापे की एक उम्र होती है, उसी तरह से जो पैदा हुआ उसको जाना है, जो तैयार हो गया, जो ऊंचे चोटी को छू लिया उसको वापस आना है। जिस तरह से एक पेड़ पौधे से बड़ा वृक्ष बन जाता है और एक समय आता है कि वो सूख जाता है, ना फल देता ना छाव देता है, आज मान्यवर काशीराम साहब के लगाए गए पेड़ की हालत बिल्कुल वैसी हो गई कि ना वो फल दे पा रहा है ना छाव दे पा रहा है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। हम बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की जिंदा औलादे हैं, इसलिए हमने अपने कंधों पे ये भार उठाया। हमें किसने धक्का नहीं दिया कि जाओ जाके झारखंड में जाके, गढ़वा में जाके लोगों को जाके अपनी बात सुना के उनको तैयार करो। ये धक्का हमें किसने नहीं दिया कि जाओ जाके समाज के लिए लड़ो, 16-16 महीने जेल काटो, मुकदमे झेलो, लाठियां खाओ, गालियां खाओ, अपमान सो। ये धक्का हमें किसने नहीं दिया। ये धक्का हमने खुद इस लड़ाई में हम लोग उतरे जब हमें समझ आया कि अपने लोगों की जो स्थिति है उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए हमें दफन होना पड़ेगा, बुनियाद में हमें काम करना पड़ेगा, हमारे कंधों में बैठ के समाज तरेगा। इस जिम्मेदारी को उठा के भीम आर्मी के लोगों ने 2015 से लेकर आज तक, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो कि जितने अन्याय के खिलाफ पूरे देश में भीम आर्मी लड़ी है, शायद ही कोई लड़ा होगा। आप इतिहास उठा के देख लो। लेकिन सम्मानित साथियों, एक बात पे और मैं आपकी गौर अदा करवाना चाहता हूं, ध्यान ले जाना चाहता हूं आपका। आपने कई घटना नानू राम जी ने गिनवाई,
संजय भाई ने गिनवाई कि यहाँ ये अन्याय हुआ, यहाँ ये अन्याय हुआ, यहाँ अन्याय हुआ। पहले अन्याय होता था और हमारा आदमी थाने जाता, पुलिस के लोग मार पीट करके उसको भगा देते और कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन आज अगर अन्याय होता, देश के किसी कोने में हो, वहां ये नीला पटका पहन के भीम आर्मी का नौजवान जाके और अधिकारी की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल पूछता है कि बताओ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कार्रवाई होती है। वो ताकतवर आदमी जो सोच बैठा था कि सरकार उनकी है, वो पैसे वाला है, वो रेप करेगा, हत्या करेगा, वो अन्याय करेगा, उसको कुछ नहीं होगा, आज वो जेल जाता है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जो कभी जेल नहीं गया, जब वो जेल जाता है तो वो अपने मन में ये संकल्प लेता है कि जिस व्यक्ति की वजह से मैं जेल गया हूं उसको सबक भी सिखाऊंगा मैं आके। और आपको विश्वास नहीं, अभी पिछले कुछ दिनों में आपके बराबर में लगता हुआ बिहार, एक जगह पड़ती है बिहार में, वैशाली, आप पता करवा लेना। मेरा छोटा भाई वहां था, राकेश पासवान, उसकी हत्या कर दी 20 गोली मार के। उसका अपराध यह नहीं था कि कोई माफिया था, वो कोई क्रिमिनल था, मगर जब तक राकेश पासवान था किसी सामंतवादी की हिम्मत नहीं थी कि किसी गरीब की बेटी की तरफ आंख उठा के देखते। इतनी हिम्मत उसने पैदा कर ली थी वहां आंदोलन के जरिए। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उसको 20 गोली मारी गई। और जब मैं उसके घर गया, उसके परिवार ने मुझसे कहा कि पापा ये कहते थे कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा भाई आएगा मेरे लिए न्याय के लिए लड़ने। मैं गया उनके आंसू पूछने के लिए, अभी भी न्याय नहीं मिला है। विदिशा एक जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां भी अन्याय हो रहा था। हमारे जिला अध्यक्ष वहां चतर सिंह लड़ रहे थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कल अब आप जब समाज की लड़ाई लड़ने जाओगे और आपके पीछे राजनीतिक ताकत नहीं होगी तो आपको इस अन्याय का सामना भी करना पड़ेगा। मैं बात आपसे इसलिए आपकी जानकारी में ला रहा हूं कि यहाँ के कर्मचारी अधिकारी इसलिए मेरे बात को या हमारे कार्यकर्ताओं की बात को शायद मान के काम ना करते हो। उनको लगता है भीम आर्मी ज्यादा क्या करेगी, आंदोलन कर लेगी, 1 दिन करेगी, 4 दिन करेगी, 10 दिन करेगी, फिर क्या करेगी। ये तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनके घर कैसे चलेंगे, तो वापस घर जाएंगे। लेकिन अब मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, आपने तमाम लोगों को ताकत दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया था, ये आपको ताकतवर बनाने के लिए दिया था। जिस दिन इस सरकार को और यहाँ के प्रशासन को एहसास हो गया कि भीम आर्मी के लोग भी यहाँ राजनीति में ताकतवर हो सकते हैं, कल वो भी सरकार में आ सकते हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपको कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। आप अगर इनको काम बता दो ये गलत कर रहे हैं और ये गलत कर दे, अगर इनको एक बार ये एहसास हो जाए कि भीम आर्मी के लोग भी कल यहाँ राजनीतिक रूप से ताकतवर हो सकते हैं। क्योंकि ये काम किसके कहे से करते हैं, ये काम उसके कहे से करते हैं जो इनका ट्रांसफर कर सके, इनकी पोस्टिंग कर सके, और अब गलत करने पे इनके खिलाफ मुकदमा करवा के इनको जेल भेज सके, इनकी तनख्वाह रोक सके। और ये ताकत सरकार में। आप सड़कों पे नारे लगाते रहो, आप गली गली गांव गांव घूमते रहो, मोटरसाइकिल पे नारे लगाते रहो, इससे इनके अंदर कोई संदेश नहीं जाएगा। मगर अगर आप कलम की ताकत अपने हाथ में ले लो, अगर वोट की शक्ति भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को देके अपने क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि को जिता के भेज दो, तो मैं लिख कर देता हूं कि विपक्ष के 100 एमएलए और आपका 1 एमएलए वो इनकी जड़ें उखाड़ देगा और इनको मजबूर कर देगा आप लोगों के काम करने के लिए। क्योंकि अगर आज इस देश में मुकाबला है तो मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच में है। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा अम्बेडकरवाद को कोई लेके चल रहा है तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लेके चल रही है। वरना सबने अपनी राजनीतिक रोटियों के हिसाब से अपने अपने कपड़े बदल लिए। कोई सर्वजन हो गया है, कोई गणेश हो गया, कोई कुछ और हो गया है। अगर आपको अपने महापुरुषों को जिंदा रखना है तो उनकी विचारधारा को भी आपको जिंदा रखना पड़ेगा। आप चाहते हो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा खत्म हो जाए? चाहते हो आप लोग? आप चाहते हो मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन आंदोलन खत्म हो जाए? आप चाहते हो जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता दोबारा पैदा ना हो? आप चाहते हो बाबू जगदेव प्रसाद जैसे, कुशवाहा जैसे जो है क्रांतिकारी अब किसी कोख से जन्म लेना, ऐसा चाहते हो आप लोग? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप ये समझिए
कि फिर आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। और अगर आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे तो दुश्मन ताकत बनाएंगे, क्योंकि वोट दो धारी तलवार है। अगर वोट का सही प्रयोग आपने किया तो आपके हाथ में ताकत